जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ओनली सीबीएसई। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 9 का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जिसको जो है हम बोलते हैं, उसी से जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सेल के अंदर हमारे पास होता है, हमारे पास होती है सेल वॉल जो कि प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और अदर सेल ऑर्गेनेलीज, है ना। यहाँ पे जो है हमें क्या बताया गया है? यहाँ पे हमें वैक्यूल के बारे में बताया गया है। बाकी लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो वो सारी चीजें हम आगे सेल ऑर्गेनेलीज में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो है हमें फाउंडर्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले फाउंडर्स के अंदर हमारे पास आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की डिस्कवरी की थी। सेल की डिस्कवरी इन्होंने की थी कॉर्क की स्लाइस के अंदर। ठीक है, यानी कि एक डेड सेल के अंदर उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। और ये कब किया? ये किया इन्होंने 1665 के अंदर। फिर हमारे पास आए लेवेनहुक। लेवेनहुक ने जो है फ्री लिविंग सेल की जो है डिस्कवरी की, पॉन्ड वाटर के अंदर, और 1674 के अंदर की। ईयर जो है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिस्क्रिप्शन फाउंडेड बाय और फाउंडर, है ना। फाउंडेड और फाउंडर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर हमारे पास आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ठीक है। फिर हमारे पास आए पुरकिंजी। पुरकिंजी नाम से ही पता चल रहा है, अगर एमसीक्यू के अंदर आ जाए तो आप रिलेट कर सकते हैं। पुरकिंजी ने क्या फाउंड किया? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म है क्या? एक फ्लूइड सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर का बहुत ज्यादा जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है सेल के डायग्राम के अंदर, वो आपके पास क्या है? वो है आपके पास प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। चलिए, फिर हमारे पास आए शेल्डन एंड शॉन। शेल्डन एंड शॉन ने जो है सेल थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे के सारे जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल से बने हैं। फिर हमारे पास वर्शो आए। वर्शो ने भी सेल थ्योरी के अंदर जो है एक और पॉइंट ऐड कर दिया। उन्होंने बोला कि सारे के सारे सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, यानी कि उन्होंने ये बात बोल दी कि सेल जो है, एक नया सेल पुराने सेल के डिवाइड होने से बनता है। ठीक है। तो ये बात जो है किसने बोली? ये बात बोली वर्शो ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में। दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं। एक होते हैं हमारे पास यूनिसेल्युलर, और दूसरे होते हैं हमारे पास मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने हैं वो हमारे पास होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और जो दो से ज्यादा सेल से बन गए, उसे हम क्या बोलेंगे? वो हमारे पास मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्लूड होता है। इनकी इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, और जो मल्टी सेल्युलर का होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सिंगल सेल वाले जो हैं वो कैरी करते हैं एक ही सेल के ऊपर अपनी एंटायर लाइफ प्रोसेस, और यहाँ पे मल्टीपल सेल्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क। यहाँ पे जो है हर सेल जो है वो टिश्यू बनाता है, और टिश्यूज जो है स्पेसिफिक टास्क असाइंड होते हैं उसके पास। फिर हमारे पास बारी आती है कि एग्जाम्पल कौन कौन है। एग्जाम्पल है आपके पास बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यीस्ट है। ये सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। और मल्टीसेल्युलर के अंदर आपके पास एग्जाम्पल आते हैं ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल्स आते हैं किस चीज में? ये आपके पास एग्जाम्पल्स आते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात बताई गई कि सारे के सारे जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से ही बने हुए हैं, क्योंकि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है डिवाइड करता है ना। किसने बोली थी ये बात? ये बात बोली थी वर्षा ने। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है यहाँ पे हमें जो है कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के जो है डायग्राम दिए गए हैं, जहाँ पे आता है आपके पास स्मूथ मसल सेल, आपके पास आता है ब्लड सेल्स, यहाँ पे आपके पास ये जो है क्या है? ये एक नर्व सेल है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे आता है हमारे पास ओवम, बोन सेल, स्पर्म और फैट सेल जो है यहाँ पे आपको दर्शाए गए हैं। उनकी एक तस्वीर, एक झलक आप लोगों को दिखाई गई। चलिए, तो ये है आपके पास कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगली जो बात में बताई गई है वो क्या है?
What is a cell made up of? What is the structural organization of a cell? सेल किससे बना है और उसका जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक सेल के अंदर हमारे पास आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास बारी आती है न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म। ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको जो है आपको याद रखना है, ठीक है। इनके बारे में जो है अब हम डिस्कस चलिए। सबसे पहले हमारे पास बारी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन की। जो भी इसके अंदर आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि जो ब्लैंक है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनेली नहीं है, ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट, है ना, ये सारा का सारा आपके पास क्या है, या सारा का सारा आपके पास है साइटोप्लाज्म। और जिसके अंदर ये चीज इंक्लूडेड है, वो जो बाहर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखते हैं जरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें क्या दी गई हैं। दिस इज दी, हाँ देखो, ये जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है हमारे सेल को बचाती है। आगे हमारे पास बारी आती है कि ये एंट्री एंड एग्जिट को जो है परमिट नहीं करती, है ना। सारे सब्सटेंस की जो है एंट्री और एग्जिट को परमिट नहीं करती, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही जो है ये परमिट करती है, और इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। Some substances like कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव, है ना। तो ये जो है मूव कर सकते हैं, और उस प्रोसेस का नाम हमारे पास क्या होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है हमारे पास डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि सेल को जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बन जाती है वो उसे रिलीज कर देती है। तो इसलिए जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को तो कंज्यूम कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट आउट कर देते हैं। फिर हमारे पास बारी आती है वाटर की, ठीक है। वाटर जो है एक और दूसरा प्रोसेस जो कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है होना, वो है हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से जो है वाटर इन एंड आउट होता है, ठीक है। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane toward a toward a higher solute concentration. ठीक है। इस चीज को जो है हम अब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को जो है अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड, एक बार ये देख लेते हैं जो नीचे हमने लिखा हुआ है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज से बनी होती है, वो हमारे पास बनी होती है लिपिड्स से, ठीक है, लिपिड से बनी होती है। एक क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल किस चीज से बनी होती है, तो सेल वॉल आपके पास बनी होती है किस चीज से, सेल वॉल आपके पास बनती है किस चीज से, सेल्यूलोज से, ठीक है। तो ये पॉइंट भी जो है आप नोट करके चलेंगे कि सेल वॉल, सेल वॉल जो है वो किस चीज से बनी है, सेल वॉल बनी है आपके पास सेल्यूलोज से, ठीक है। सेल वॉल आपके पास सेल्यूलोज से बनती है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपके पास बनती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से, ठीक है। चलिए, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास अब हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस को थोड़ा सा डिटेल के अंदर। तो तीन तरीके की ऑस्मोसिस है हमारे पास। एक है हमारे पास आइसोटोनिक, दूसरी है हमारे पास हाइपोटोनिक, एंड तीसरी है हमारे पास हाइपरटोनिक, है ना। तो ये सॉल्यूशंस बनते हैं, और इनके अंदर जो है हम चेक करेंगे कि कौन से के अंदर जो है हमारा सेल जो है स्वेलअप हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा हमारे पास हाइपोटोनिक के अंदर। किसके अंदर जो है सेम रहेगा वो रहेगा हमारे पास आइसोटोनिक के अंदर, और किसके अंदर जो है क्या हो जाएगा, किसके अंदर हमारे पास श्रिंक हो जाएगा, वो होएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। चलिए, तो इन चीजों को जो है अब थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखते हैं जरा। If the medium surrounding the cell
has a higher water concentration than the cell, meaning that outside solution is very dilute. The cell will gain water by osmosis, such a solution is known as a hypotonic solution. यहाँ से हमें क्या बात पता चली? यहाँ से हमें ये बात पता चली कि जो हमारे पास पानी सेल के बाहर प्रेजेंट है, वो क्या है? वो जो है वेरी डाइल्यूट है, क्योंकि उसकी कंसेंट्रेशन है ना, जो उसका जो पानी की मात्रा है वो काफी ज्यादा है, और वो जो है बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर बाहर जो है ये हमारा सेल है और इसके बाहर जो पानी है वो डाइल्यूट है, और अंदर अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई है ना, तो वो क्या करेगा, वो अंदर वाले पानी को तो बाहर भेज देगा और अंदर जो है पानी भरने लग जाएगा। ठीक है, ताकि वो जो है सेल अपने आप को डाइल्यूट रखने की कोशिश करता है। ठीक है, सेल जो है हमेशा अपने आप को डाइल्यूट रखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सेल के अंदर जो है बाहर से पानी आ जाएगा, तो बाहर से पानी आने की वजह से वो क्या होगा, वो जो है स्वेल अप हो जाएगा, है ना। तो ये जो है हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन। फिर हमारे पास बारी आती है आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, जो कंसेंट्रेशन है सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे जो है सेम है। ठीक है, बाहर भी और अंदर भी कंसेंट्रेशन बिल्कुल सेम रहेगी आपके पास। तो इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रोसेस में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और सेल जो है सेम साइज का रहने वाला है। फिर हमारे पास बारी आती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर बाहर, ये जो हमारा सेल है इसके बाहर जो है कंसेंट्रेशन जो है बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे आपकी कंसेंट्रेशन बढ़ गई, तो सेल क्या कोशिश करेगा, सेल कोशिश करेगा कि यार इसको ना डाइल्यूट करो, ये मेरी मेम्ब्रेन को खराब कर रहा है। ठीक है, अगर बाहर कंसेंट्रेशन बढ़ गई तो सेल कोशिश करेगा कि इसको डाइल्यूट कर देता हूँ, ताकि मेरी सेल मेम्ब्रेन को दिक्कत ना आए। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को अंदर वाला जो पानी है वो बाहर भेज देगा और श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक होने की वजह से क्या होगा, ये हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम कंसीडर करेंगे कि सेल हमारा श्रिंक होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास तीन तरीके के सॉल्यूशंस रहते हैं। आगे हम बात करेंगे एंडोसाइटोसिस के बारे में। एंडोसाइटोसिस के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये है क्या, जिस तरीके से अमीबा अपना खाना खाता है। ठीक है, ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. Such process is known as endocytosis. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, साइड में जो डायग्राम हमारे पास प्रेजेंट है, ये हमारे पास अमीबा है जिसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ अभी। और जो ये है ये हमारे पास है फूड। ठीक है, इसको जो है दूसरे कलर से कर देते हैं, फूड को जो है हम दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं। ये है हमारे पास फूड। ठीक है, ये हमारे पास फूड है। तो अमीबा क्या कर रहा है, अमीबा जो है अपने सेल की जो है शेप चेंज करके उसको एनगल्फ कर रहा है ना। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये उसका खाना खाने का तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो है हमारे पास सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल की जब हम बात करेंगे तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोगों को याद रखना है कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, plant cell, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. ठीक है, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर है। ठीक है, और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है ना। वॉल है तो घर के अराउंड ही वॉल बनाते हैं हम, तो प्लांट सेल के भी अराउंड जो है वॉल होगी। तो ये बनी किस चीज से है, ये बनी है सेल्यूलोज से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमारे पास एक बात आती है, when a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell wall away from this phenomena is known as plasmolysis. ठीक है, जब हम
ऑस्मोसिस की ही सेम ही चीज है। ऑस्मोसिस के बाद जब हम प्लांट सेल के अंदर करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस प्लांट सेल के अंदर है इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसलिए हमने इसे बोल दिया प्लाज्मोलिसिस। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो ये ब्रेन है सेल का। ठीक है, सारी की सारी चीजें सेल के न्यूक्लियस से ही रेगुलेट होती हैं, और ये डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके ऊपर जो है न्यूक्लियस के ऊपर एक डबल लेयर होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, सेल द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। हाँ, जो इसके ऊपर जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्या चीज, ये चीजें है ना, ये वाली चीजें, ये हैं आपके पास पोर्स, और इनके थ्रू कोई भी ट्रांसफर ऑफ मटेरियल जो है टेक प्लेस होता है ना। कोई भी जो ट्रांसफर करना है मटेरियल का वो कहाँ से होगा, वो होगा पोर्स से। ठीक है, फिर हमारे पास बारी आती है क्रोमोसोम्स की। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसको ये जो है 23 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट है। ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात भी जो है आप याद रखेंगे, 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बारी आती है विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो आपको ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये है आपके पास क्रोमेटिन। ठीक है, ये जो यहाँ पे ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बीच में, वो जो है हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास क्रोमेटिन होते हैं। बट जब डिवीजन का टाइम आता है, जब डिवीजन का टाइम आता है तो वही क्रोमेटिन क्या करता है, वो क्रोमेटिन चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे इसको, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। आगे यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, chromosomes contain information for inheritance of character from parents to next generation from DNA, है ना। तो यहाँ पे जो है आपको फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। डीएनए की फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आप जो है एक आरएनए की फुल फॉर्म भी याद रख सकते हो, जो कि है आपके पास राइबो न्यूक्लिक, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आप जो है आरएनए की फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, जो कि है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या चीज इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम बात करेंगे, क्रोमोसोम जो है डीएनए एंड प्रोटीन से बने हुए हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए सेल को, उस फंक्शनल सेगमेंट को क्या बोलते हैं, उस फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जीन्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आप जो है क्या कर लो, इसको जो है आप स्टार मार्क कर लो, ये जो है आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं, इन अ सेल which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई थी। चलो यहाँ पे जो है और ज्यादा अच्छे से दिखाया है किस चीज को, क्रोमेटिन को। ये यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे आपको रेड कलर के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वही है आपके पास क्रोमेटिन। ठीक है, और ये क्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट होता है जब तक जो है डिवीजन ना हो जाए। जब डिवीजन की बात आएगी तो वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा किस चीज के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो आज जो है यहीं तक देखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी चैप्टर को, सेल को जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। ये जो है फर्स्ट वीडियो थी। आप क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि ये वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।